Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। हम लोग पीजीटी फिजिक्स 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और हमने प्रॉब्लम नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था और आज हम प्रॉब्लम नंबर 31 से 40 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ और है कि मैंने पीजीटी फिजिक्स के मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप वो मॉक टेस्ट लगा लीजिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे असाइनमेंट भी अपलोड किए हैं, आप वहाँ से जाके वो असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए और उन असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 31 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 31 में हमें दे रखा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल ऑन ए ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 3। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है और ऑप्शंस भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखा है ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ओके, तो कोई रे इंसिडेंट होती है और साथ ही साथ वो एक रिफ्लेक्ट भी होती है, सेम एंगल पे, आई एंगल पे इंसिडेंट एंड सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। और हमारा जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, रिफ्रैक्टेड रे, वो आर है। ओके, तो यहाँ पे एक पोलराइजिंग एंगल के लिए कंडीशन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये कंडीशन होता है, हमने इस कंडीशन का अप्लाई किया एट पोलराइजिंग एंगल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पोलराइजिंग एंगल पे होता है सिर्फ ये। ओके, तो नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे ब्रूस्टर लॉ। ओके, तो ब्रूस्टर लॉ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू tan ऑफ आई पी और इसको पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं। ओके, तो ये n हमें दे रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 3 और tan आई पी इसको इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें पोलराइजिंग एंगल आई पी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा जो 60 डिग्री आएगा। इस 60 डिग्री का यूज़ हम इक्वेशन 1 में करेंगे। इक्वेशन 1 में जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा जो हमारा 30 डिग्री आ रहा है और जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन 31 का सॉल्यूशन देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर एट ए डिस्टेंस t फ्रॉम ईच अदर, व्हेन विल द स्फेरिकल एब्रेशन बी मिनिमम। तो ये कई बार पूछा गया है पीजीटी फिजिक्स, क्या पता मतलब नहीं, कई बार पूछा जाता है। पीजीटी फिजिक्स वालों को इससे अलग ही लगाव है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के। तो आप इसे एक ही बार मेमोराइज कर लीजिए कि इसका ऑप्शन जो ए है डी इज इक्वल्स टू हाफ f1 प्लस f2 आता है। इसका एक डेरिवेशन भी होता है, वो आप डेरिवेशन NCERT में जाके देख लेंगे कि कैसे डेरिवेशन होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 33 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 33 में हमें an electric charge q is placed at the center of cube of side L. The electric flux passing through one of its face is. ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया है और क्यूब का ईच साइड L है। ओके, तो जितनी भी साइड है उनका जो लेंथ है वो हमें L दे रखा है और सेंटर पे हमने एक फ्लक्स को पुट किया हुआ है क्यूब के सेंटर पे। साथ ही साथ अब इन्होंने पूछा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन ऑफ इट्स फेस, तो एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम का यूज़ करके किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास आउट होता है वो लिख लेंगे। तो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास आउट हो रहा है होल क्यूब से। ओके, क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से उस क्यूब से Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा होगा। अब क्यूब के पास 6 फेस होती हैं। ओके, तो जब 6 फेस होंगी और सभी फेस से जो चार्ज है उसका डिस्टेंस इक्वल है, जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो ईच फेस से इक्वल फ्लक्स पास आउट होगा। जब इक्वल फ्लक्स पास आउट होगा तो एक फेस से जो फ्लक्स पास आउट होगा
वो डिवाइड बाई 6 हो जाएगा होल फ्लक्स का। ओके, तो हमने वही किया, सेम मेथड अप्लाई किया और फाई 1 इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है। तो एक बार आप देख लेंगे, क्यूब पे बेस्ड और भी प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम कॉर्नर पे या फिर ओरिजिन पे चार्ज को रख देंगे तो कितना फ्लक्स एक फेज से पास होगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और मैं असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन देखना है। 34 क्या कह रहा है? 34 में हमें बोल रहा है ए वायर ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस इज वेंट टू form a complete circle as in the figure. What is the effective resistance between points A and B? ओके, तो हमारे पास एक वायर था जिसका पहले रेजिस्टेंस 40 ओम था। अब हमने क्या किया, उस वायर को सर्किल की फॉर्म में बना दिया। जब हमने सर्किल की फॉर्म में बनाया तो उन्होंने पूछा है, कोई दो पॉइंट्स दे दिए उस वायर के लिए ए एंड बी, उनमें जो रेजिस्टेंस होगा उनके बीच में वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किल का पेरीफेरी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और सरकमफेरेंस को, तो ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 10 ओम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि ए एंड बी के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। तो हम अगर यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे इस पे और इस पे, ओके, तो एक बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो करंट है वो एक इधर फ्लो होगा और एक इधर फ्लो होगा। तो दो डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब कि हमें दो पार्ट मिल रहे हैं। तो इस साइड में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो सीरीज में होंगे, इसमें जितने भी होंगे वो सीरीज में होंगे, पर इसके और इसके दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में आ जाएंगे। तो हमने सेम मेथड कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस मिला वो आंसर आया 7.50 ओम। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे कम या उसके इक्वल रेजिस्टेंस आएगा। ओके, तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है अगर जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो उससे कम या वो उसके इक्वल ही रेजिस्टेंस आता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा 34 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 35 हमें क्या कह रहा है। 35 एक बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है और एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम रहता है। डायरेक्टली आप रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्स-रे ट्यूब having oscillating voltage of 50,000 volts is about। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हम जो हमारा कैथोड होगा उस पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो कैथोड पे जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा उसके पास कितना एनर्जी जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी जाएगा उसके पास, एक तो उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय कितना पोटेंशियल हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। और यही सेम एनर्जी जब वो जाके इलेक्ट्रॉन टारगेट और एनोड पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से एक फोटोन और एक्सरे फोटोन इमिट होगा, तो उसकी एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, इन द केस ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो जाके टारगेट पे स्ट्राइक करेंगे और अपना सारा का सारा एनर्जी उस एक्सरे फोटोन को दे देंगे। तो वही केस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है और इस केस की हेल्प से हमने लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट किया और HC का जो वैल्यू होता है हम लेते हैं 12375 इतना लेते हैं और डायरेक्टली हम ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और कभी कभी 12400 कन्वीनियंस के लिए भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें लैम्डा का जो वैल्यू मिलेगा वो 0.25 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 35 का आंसर देखा, सॉल्यूशन देखा। हम देखेंगे 36 क्या कह रहा है। 36 में हमें कह रहा है द फंक्शन
ऑफ ए ग्रिड इन द ट्रायोड इज टू कंट्रोल द, ओके, तो जो ट्रायोड वॉल्व होता है उसमें ग्रिड का फंक्शन किस चीज को कंट्रोल करने के लिए रहता है। तो बेसिकली ये ट्रायोड वॉल्व होता है, यहाँ ग्रिड होता है, ये प्लेट एंड कैथोड जिसे फिलामेंट भी बोलते हैं। तो जो हमारा ग्रिड होता है उसका फंक्शन हम लोग बेसिकली एनोड करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ओके, तो हमारा 36 का आंसर सी हो जाएगा, सॉरी हमारा जो राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने 36 भी देखा। अब आइए देखते हैं आप प्रॉब्लम नंबर 37 क्या कह रहा है। 37 बोल रहा है द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, और आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 37 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 37 में हमें दे रखा है द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। केमिकल रिएक्शंस, जो सोलर एनर्जी सन से जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है और हम तक आ रहा है उसका सोर्स क्या है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से सन कंटिन्यूअसली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस है। तो वही यहाँ दे रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हम सभी ने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसकी वजह से सन हमें कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। उसके अंदर हाइड्रोजन लगातार कंबाइन होते रहते हैं और फ्यूज होते रहते हैं और हीलियम बनाते रहते हैं और एक रिएक्शन में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन जिस टेम्परेचर पे अकर होता है वो टेम्परेचर भी यहाँ बता रखा है, कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे और मेमोराइज कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर हमारा 38 क्या कह रहा है। 38 भी जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुआ है, जो 2016 में हुआ था और 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो देखते हैं द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है और आप सभी ने इसको एकदम अच्छे से याद किया है, कई बार पढ़ा है और बीएससी में तो आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा। ओके, तो हमारा जो इसका एफिशिएंसी आता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो 40.6% आता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 81.2, जस्ट डबल हो जाता है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था और ये भी आप मेमोराइज कर लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आप यही क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो सिलेक्शन से पीछे चले जाएंगे। ओके, तो हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 39 में हमें द एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ रेडियस 3 mm विल बी। सरफेस टेंशन भी दे रखा है और पूछा है कि जो सोप बबल होता है उसके अंदर एक्सिस और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा। तो देखते हैं कैलकुलेशंस के लिए, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि द एक्सिस प्रेशर और एक्स्ट्रा प्रेशर सोप बबल के अंदर 40 डिवाइड बाई कैपिटल R होता है। ओके, और R इज द रेडियस ऑफ बबल, सोप बबल। ओके, तो यहाँ पे 40 टेंशन दे रखा था, यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा और ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 39 देखा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 40 क्या कह रहा है। ओके, तो 40 देखते हैं। आइए, 3 capillary of equal lengths what internal radii r, 2r and 3r respectively are connected in series। ओके, तो 3 कैपिलरी ट्यूब्स हैं और जिनका लेंथ इक्वल है लेकिन उनका जो इंटरनल रेडियाई है वो एक का r है, 2r है एंड थर्ड वाली का 3r है। ओके, और हमने उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सेम वैसे ही हमने कैपिलरी ट्यूब्स को भी सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ओके, अब हमने क्या करवाया इसमें, ए लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू देम if the pressure difference across the entire system is 77
centimeter of water, then the pressure difference across the first capillary is okay। तो हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी कितना होगा। अब इसके लिए ऑप्शंस भी दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो वॉल्यूम फ्लो होगा वो वाटर का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से हम लोग दे सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे 3 कैपिलरी ड्रॉ कर ली। अब सेम लेंथ था तो लेंथ सेम रखा, लेकिन उनका मोटाई और अनदर सेंस उनका रेडियस, पहला 2r, पहले का r 2r एंड 3r, तो हमने सेम मेथड अप्लाई किया। प्रेशर भी हमने लिख लिया P1 P2 एंड P3। अब ये फॉर्मूला जो होता है इसमें पाए, प्रेशर, रेडियस, ये सब कुछ दे रखा है। ओके, एंड ईटा तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो वो कैंसिल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर एक कैपिलरी ट्यूब में 1 लीटर ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है तो दूसरी कैपिलरी ट्यूब में भी उतना ही वाटर जाएगा। जस्ट लाइक करंट, अगर एक रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे रेजिस्टेंस में भी सीरीज में अगर लगे हुए हैं तो 2 एम्पियर करंट ही, 1 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। तो वैसे ही यहाँ पे वाटर है, अगर 1 लीटर फ्लो हो रहा है एक कैपिलरी में तो दूसरे में भी 1 लीटर ही जाएगा और तीसरी में भी 1 लीटर ही जाएगा। रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसका ज़्यादा रेडियस है तो ज़्यादा वाटर फ्लो हो जाएगा। जब 1 लीटर हम भेज रहे हैं तो 1 लीटर तो आएगा, अब एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से वॉल्यूम तीनों ही केस में बराबर हो जाएगा, तो हमने वॉल्यूम को बराबर करवा दिया और यहाँ से हमें ये इक्वेशंस मिल गई। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम V1 एंड V2 को इक्वल लेंगे। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम V1 एंड V2 को इक्वल लिया, तो वहाँ से जो भी कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। बस जो वेरिएशंस होंगे वो प्रेशर और रेडियस में ही होंगे, तो यहाँ पे वेरिएशंस को हम लोग लिख लेंगे, रेडियस दे ही रखे थे, एंड प्रेशर को हम लोग P1 को P2 इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से नेक्स्ट रिलेशनशिप में B1 एंड B3 को कंसीडर कर लिया। ओके, तो यहाँ से हमने फिर से P1 एंड P3 में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। ये 2 इक्वेशंस हमने यहाँ लिख ली। अब हम देखेंगे कि जो प्रेशर होता है वो बेसिकली क्या होता है, सीरीज में अगर कनेक्ट है तो एल्जेब्राइक सम के इक्वल हो जाता है, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, सिंपल हमने उनको ऐड कर देना है। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया इनको। अब ऐड कर दिया तो यहाँ से देखिए P2 हमने फाइंड आउट किया है ये, तो इसको P1 की टर्म्स में लिख देंगे। P3 भी फाइंड आउट किया, इसको भी P1 की टर्म्स में लिख लेंगे। अब हमको फाइंड आउट करना है प्रेशर फॉर कैपिलरी 1, तो इसीलिए हमने इनको P1 की फॉर्म में रिड्यूस किया है। ओके, तो अगर आपको P2 चाहिए तो आप P2 की फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए, P3 चाहिए तो उसके लिए रिड्यूस कर लीजिए। ओके, तो जैसा पूछा जाए वैसा कीजिए। अब यहाँ पे एंटायर सिस्टम का प्रेशर दे रखा था, कितना दे रखा था, 77 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे जब ये 77 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पुट करेंगे तो 71.64 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम 31 से 40 तक सॉल्यूशन देखा। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए हैं, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वस्थ रहिए।